फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको नप्पा के रिगार्डिंग स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी करेक्ट है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि जो ये नप्पा है, जो भी हमारे देश में ड्रग्स वगैरह, दवाई वगैरह या मेडिकल डिवाइस है, कोई मशीन है, बेची जाती है, किस प्राइस में बेची जाएगी उसका प्राइस ये निर्धारित करती है, कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है कि नप्पा क्या है, अगर कोई दवाई नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन इस लिस्ट में डाल दी जाती है, उसी को ये प्राइस कंट्रोल करती है, बाकी दवाइयों को नहीं करती। नेक्स्ट कहता है कि नप्पा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। आपको करेक्ट बताना भाई साहब कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 1 2 1 3 या ऑल ऑफ द अबव। देखो तीसरा गलत है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर नहीं करती है, केमिकल फर्टिलाइजर वाली मिनिस्ट्री है, उसी के अंदर काम करती है ये। और ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी मेडिसिन चाहे इस लिस्ट में हो चाहे नहीं हो, सबके लिए प्राइस कंट्रोल करती है। तो 1 ओनली हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, मतलब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी करेक्ट है। ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, अलग से लेक्चर लेके। दीपर बील क्या है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है असम में। असम में सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है ये, और ये एक रामसार साइट है और इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, उसने इसके आसपास क्या है, इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, 1 2 1 3 2 3 ऑल ऑफ द अबव। देखो सारे के सारे करेक्ट है, हमने अच्छे से पढ़ा है इसके बारे में, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है जो कर्मन लाइन है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो कर्मन लाइन है ये क्या है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री है, जो स्पेस में, आसमान में, ये अर्थ से लगभग मीन सी लेवल से ऊपर जाएंगे हम, जो समुद्र का पानी है उससे 100 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, उसके अराउंड ये लाइन एक इमेजनरी लाइन है, ऐसे कोई लाइन खींची थोड़ी ना हो ये आसमान में, बस मानते हैं कि 100 किलोमीटर पे एक कर्मन लाइन है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो, वो कर्मन लाइन के आसपास ही ऑर्बिट करता है। आपको बताना कौन सा करेक्ट है। 1 2 दोनों सही, दोनों गलत। देखो दूसरा गलत है, पहला करेक्ट है। 100 किलोमीटर अबव ये लाइन मानी जाती है कर्मन लाइन, और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो अर्थ से लगभग 300-400 किलोमीटर के बीच में ऑर्बिट करता है, अर्थ के चारों ओर घूमता है, तो इसलिए गलत हो जाता है दूसरा, पहला सही है। नेक्स्ट आपको बताना है, दो स्टेटमेंट दी हुई है, इनकरेक्ट बताना आपको गलत स्टेटमेंट कौन सी है। पहली कह रही है जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, इसका मतलब यह है, ये कहता है कि जब अगर एक 1 टन ग्रीन हाउस गैस है कोई सी भी, वो कितने पीरियड ऑफ टाइम तक एब्जॉर्व करती है टेम्परेचर, मतलब किसके कंपैरिजन में। देखो अगर मान लो कोई सी भी ग्रीन हाउस है, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 1 टन, उसकी अपेक्षा कितना उसका पोटेंशियल है, ये नापता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अगर जितना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा किसी भी गैस का, तो इसका मतलब ये है वो ग्लोबल वार्मिंग गैस है जो अर्थ को इतना ही ज़्यादा वार्म करेगी CO2 के कंपैरिजन में। तो आपको बताना करेक्ट नहीं इनकरेक्ट बताना, इसमें गलत कौन सा है। 1 ओनली, दोनों सही, मतलब दोनों सही है, दूसरा सही है, या दोनों, भाई साहब अगर दोनों सही है तो नन हो जाएगा, डी आंसर। इनकरेक्ट हो जाएगा, दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे तो सी हो जाएगा। तो आपको गलत बताना कौन सा है। देखो भाई साहब दोनों के दोनों ही इसमें करेक्ट दिए हुए हैं, और हमें बताना है इनकरेक्ट, गलत तो कोई सा भी नहीं है इनकरेक्ट, तो नन आ जाएगा, यानी कि डी आंसर है हमारा, क्योंकि दोनों सही दिए हुए हैं, हमसे पूछा है इनकरेक्ट। नेक्स्ट आपको बताना है कि सिम्बेक्स जो बायोलैटरल एक्सरसाइज है किस किस कंट्री के बीच में, इंडिया और किस कंट्री के बीच में होती है सिम्बेक्स, सिसिली, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका या सिंगापुर। अभी पढ़ा भाई साहब सिंगापुर, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना एक अकाउंट एग्रीगेटर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो अकाउंट एग्रीगेटर वो होता है जो कस्टमर के लिए एक प्लेस पे सारा डेटा तैयार करता है, सारा डेटा डिजिटल जितना भी डेटा है कंपाइल करता है एक जगह इकट्ठा, और ये इजी हो जाता है। कोई भी लेंडर है, मान लो बैंक किसी को लोन देना चाहता है, सारा कस्टमर का डेटा इकट्ठा रहेगा, उसे बोलते हैं अकाउंट एग्रीगेटर। किसी बैंक में हो सकता है। इसके जो लाइसेंस है अकाउंट एग्रीगेटर का, वो RBI इशू करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो इशू करता है। आपको बताना करेक्ट, 1 2 दोनों सही, दोनों गलत। देखो दोनों के दोनों सही हैं, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना तात्या टोपे के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तात्या टोपे के रिगार्डिंग। देखो तात्या टोपे क्या है, इंडियन रिबेलियन जो 1857 में हुई थी उसमें एक जनरल की तरह थे, मतलब इन्होंने भी उसमें लड़ाई लड़ी, फाइट की, और जो बैटल हुई थी एक इंडियन ट्रुप की, ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडियन ट्रुप की कानपुर में, उसमें ये हार गए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई थी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनको इन्होंने उनके साथ मिलकर ग्वालियर को सीज करने में, जब्त करने में सहायता की थी। आपको बताना करेक्ट कौन सा है, 1 1 2 1 3 या 1 2 3। देखो दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहां पे कानपुर में ये जीत गए थे, हारे नहीं थे, हारे थे और जगह पे, यहाँ पे जीत गए थे। तो 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा सी। देखो तात्या टोपे क्या है, जो सर कॉलिन कैम्पबेल थे, ये ब्रिटिश सोल्जर थे, उनके आर्मी के कमांडर, उनसे ये हार गए थे भाई साहब 6 दिसंबर 1857 को। तो ये इसलिए गलत हो जाता है, उनसे जीते थे, मतलब उनसे हार गए थे, लेकिन कानपुर में जीत गए थे। बाद में इनको देखो फांसी पे लटका दिया था
शिवपुरी नाम की एक जगह है, वहाँ पे 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट आपको बताना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत था एक, इसके जरिए कौन कौन से जो स्टेट थे उनको अनेक्स किया था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंदर मिला लिया था, ये बताना है। झांसी, नागपुर, सतारा, अवध, संबलपुर। आपके ऑप्शन है 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 2 3 2 3 4 5 1 3 4 5 या 1 2 3 4 5, ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे करेक्ट हैं भाई साहब। देखो सारे जो हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर अनेक्स किए थे, लेकिन जो अवध है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर तो किया ही था, लेकिन इसमें एक और एडिड आर्गूमेंट था, मिस गवर्नेंस, यानी कि मिस गवर्नेंस हो रही है यहाँ पे, जो गवर्नमेंट है सही तरीके से काम नहीं कर रही, मिस गवर्नेंस के आधार पे भी इसको अनेक्स किया था। दो रीजन थे इसके। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, ये था भाई साहब, डलहौजी था ना गवर्नर जनरल, डलहौजी ने चलाया था ये। और डलहौजी का ये था कि अगर किसी राजा का अगर संतान नहीं है तो उस ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे मिला लेगी अपने अंदर उस राज्य को, यानी कि गोद लेगा बच्चा, उस गोद लिए बच्चे को उसकी संतान नहीं माना जाएगा, अगर उसका नेचुरल अगर कोई बच्चा है तभी उसको ट्रांसफर होगा राज्य, वरना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट मिला लेगी। नेक्स्ट आपको बताना है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद ये क्या रीजन थे कि इसमें जो हार गए थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जीत गई थी, इसके क्या रीजन है। देखो पहला रीजन बता रहे हैं कि जो रिबल्स हैं, विद्रोही, उनके पास कोई भी ऐसा कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं था, फ्यूचर विजन नहीं था डेफिनेट कि आगे जीतने के बाद कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा। नेक्स्ट है कि जो प्योरली सर्व्ड थे, कि जो लीडर थे ना, कुछ लीडर ही सर्व कर रहे थे, बाकी कोई साथ नहीं दे रहा था। नेक्स्ट है कि जो इंडियन सोल्जर हैं, जो सैनिक थे ना ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वो भी आधे सोल्जर साथ दे रहे थे, आधे नहीं दे रहे थे। तो कौन सा रीजन करेक्ट है आपको बताना, 1 3 2 3 ऑल ऑफ द अबव या 1 2। देखो सारे के सारे ही करेक्ट हैं, ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से हार हुई थी 1857 की क्रांति में, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि 1857 की जो अपराइजिंग हुई थी उसका मेन रीजन क्या था। जनरल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो आया था उसका मेन कोजिज क्या था कि 1857 की क्रांति हो गई थी, मतलब इस एक्ट में ऐसा क्या था जो एक्ट पास हुआ था, जनरल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, तो ये बताना आपको। देखो आप ये चारों के चारों ऑप्शन पढ़ लो, इसका आंसर है सी, जो रिक्वायर्ड एवरी इंडियन सोल्जर टू गो ओवरसीज फॉर डिप्लोमेट इफ रिक्वायर्ड। इस एक्ट के जरिए यह आया था कि अगर किसी सोल्जर को बाहर भेजना पड़ेगा, इंडियन सोल्जर को, तो उसे जाना पड़ेगा, लेकिन इसका सोल्जर विरोध कर रहे थे कि हम बाहर नहीं जाएंगे, तो इसलिए ये जनरल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट इसलिए जाना जाता है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है अपना कि आपको बताना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 1857 की क्रांति के बाद, तो इसने कौन कौन सी प्रोविजन थी इसमें, ये बताना आपको कौन कौन सी प्रोविजन करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कह रही है इसने क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल अबॉलिश कर दिया था, हटा दिया था, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्टली इंडिया आ गया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटायर स्ट्रक्चर था वो उसको चेंज कर दिया था। इस एक्ट के जरिए इंडियन गवर्नमेंट है जो वो इंग्लैंड में रहते हुए कंट्रोल और सुपरवाइज की जा रही थी, और एक नई पोस्ट क्रिएट की थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए, जो ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर था उसको बनाते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, 1 2 4 2 3 1 3 4 या 1 2 3। देखो भाई साहब दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कह रहा है इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ये इंडियन गवर्नमेंट जैसी चल रही थी ऐसी थी, लेकिन कंट्रोल बस इंग्लैंड में आ गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल नहीं था, तो ये इसलिए गलत हो जाता है। तो हमारा 1 3 4 सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही क्वेश्चन थे बस इसमें।